चलो फिर आज यूपी स्पेशल से संबंधित जितनी पिछले एक वर्ष की करंट अफेयर्स की न्यूज हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। देखो यार, मैक्सिमम पार्ट हमने कवर कर लिया है, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आई दृष्टि की, उसको अच्छे से रिवाइज करो, अब रिवीजन करने का ही समय है। और वीडियो अगर पसंद आया करे तो शेयर वेयर कर लिया करो, है ना, दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी रिवीजन आपके साथ अच्छे से कर सके। अब सबसे पहली न्यूज क्या है, सीधे न्यूज पर आते हैं ना, देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है सेमीकॉन इंडिया से जुड़ी हुई, और सेमीकॉन इंडिया के बारे में बताया गया है कि इस बार आयोजन कहां किया गया है, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। घटनासार में हमने पढ़ा है, चलो यहां रिवीजन करते हैं। देखो सेमीकंडक्टर क्या होता है, इससे श्योर बात है एग्जाम में क्वेश्चन अपने मिलेगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ब्रेन बोला जाता है। जैसे जो लैपटॉप आप मोबाइल चला रहे हो, इसका जो ब्रेन है, सारे जो फंक्शंस ऑपरेट होते हैं, एक चिप रहती है जो सेमीकंडक्टर की, यानी कि अर्धचालक की। अर्धचालक में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसका यूज किया जाता है। बेसिकली ना ये चालक होते हैं ना कुचालक होते हैं विद्युत के, ना तो ये कुचालक ना ये सुचालक। तो फिर होते क्या हैं, बीच के होते हैं, ये अर्धचालक बोला जाता है इन्हें, जो सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और इसी गुण के कारण ही इसका प्रयोग, देखो इसमें कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करोगे और कोई भी आप विद्युत इंफॉर्मेशन देते हो, इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन दोगे, उसे लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है इस डिवाइस के माध्यम से। इजिली बिल्कुल समझो, आसान भाषा में। तो ये फीचर किसके पास होता है, इन्हीं सेमीकंडक्टर्स के पास ही होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया भैया, है ना, भविष्य के लिए। अब भविष्य के लिए महत्वपूर्ण तो है, लेकिन क्या सेमीकंडक्टर भारत के पास है? बोलो, सेमीकंडक्टर पर अगर मोनोपोली है किसी देश की तो वो है ताइवान देश की। ठीक, ध्यान से समझो, ताइवान देश की मोनोपोली है। और ताइवान कहां मौजूद है, चाइना के ईस्ट में मौजूद है। अगर लोकेशन आपके दिमाग में आ रही है, देखो ताइवान की मोनोपोली इस तरीके से है कि 50% से ज्यादा अगर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इस सेमीकंडक्टर चिप की, तो कहां पर की जाती है, यहीं पर की जाती है। चाइना तक यहां से ही इंपोर्ट करता है और फिर सस्ते सस्ते देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है पूरे मार्केट में बेचता है। और भारत में भी देखो चाइनीज आइटम क्यों सस्ते होते हैं, उसका कारण यही है, बगल में ताइवान की मौजूदगी होना। ठीक है, अब भारत क्या चाहता है, भारत अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। इस संदर्भ में हमने देखा कि भारत में बहुत सारी जो सेमीकंडक्टर से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो स्थापित की जा रही हैं, और बाहर से निवेश को आकर्षित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। इसी संदर्भ में होता क्या है, पिछले वर्ष 2023 में सेमीकॉन इंडिया आता है। तो सेमीकॉन इंडिया कुछ नहीं है, अपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है भारत में, और भारत में ही प्रोडक्शन करना है कि हमारे यहां आइए और हमारे यहां आप लोग क्या करिए, इस चिप का प्रोडक्शन हमारे यहां पर आकर कीजिए, हमें भी इंपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर बात है। तो इसी संदर्भ में पिछले वर्ष गांधीनगर गुजरात में सेमीकॉन इंडिया का आयोजन किया जाता है। लेकिन न्यूज 2024 की अब हमारे पास यह है कि दूसरा जो है इसका सेमीकॉन इंडिया का आयोजन कहां हो रहा है, दूसरे सेशन का ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। ठीक है, न्यूज पर आ गए। और न्यूज पर आने के साथ साथ ये जानो कि इस बार जो सेमीकॉन इंडिया है इसकी थीम क्या रखी गई है, तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। चूंकि थीम से भी क्वेश्चन अपने आते हैं, तो शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर इस बार की थीम है। और एक बात और समझ लो, एक न्यूज और हमने पढ़ी थी कि सेमीकंडक्टर को लेकर के राज्य के स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं। क्या बोलोगे, बिल्कुल हो रहे हैं। राज्य के स्तर पर भी पॉलिसी बनाने वाला उत्तर प्रदेश हमारा चौथा राज्य बना था। अगर ध्यान हो, पिछली ही वीडियो में हमने इसको पढ़ा हुआ था कि उत्तर प्रदेश जो है सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला चौथा राज्य बना है। तो पीछे के 3 राज्य कौन थे, तो यहां पे हमने ट्रिक बनाई थी गॉट। ठीक है, गॉट इट बोला था ना कि 3 पीछे के सेमीकंडक्टर के संदर्भ में पॉलिसी बनाने वाले राज्य अगर याद हो गए तो गॉट इट आपको बोलना है। क्या गॉट इट, गॉट इट का मतलब क्या है, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु। गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश चौथा राज्य बन गया है जो सेमीकंडक्टर के संदर्भ में एक कोई पॉलिसी लेकर आया है। इस पॉलिसी का भी उद्देश्य क्या होगा, वही उद्देश्य होगा कि भैया निवेशक आ रहे हो, अगर केंद्र के स्तर से आपको सब्सिडी मिल रही है तो आगे आओ, अब हमारे यहां निवेश करो, हम अपने स्तर से भी आपको सब्सिडी देंगे। सीधा मतलब ये होता है। ठीक है, फिर अगली न्यूज क्या है भाई, अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल को लेकर के। सैनिक स्कूल को लेकर के यहां इंफॉर्मेशन जितनी है एक साथ समझ लो। क्या इंफॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हो, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का सैनिक स्कूल जो है, पहला सैनिक स्कूल कहां खोला जा रहा है, गोरखपुर में। यह न्यूज क्या है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल। बहुत ध्यान से सुनो, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, वहां यदि पूछा जा रहा है पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल, तो पूर्वांचल में गोरखपुर जिला मौजूद है, यहीं पर पहला सैनिक स्कूल बनने जा रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला, हालांकि उत्तर प्रदेश का छोड़िए, सैनिक स्कूल पूछा जाए, देश का पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया, तो पूरे भारत देश का पहला सैनिक स्कूल आपका लखनऊ में खोला गया था। पुरानी न्यूज है, 1960 में यह उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह सैनिक स्कूल खोला जाता है। देश का पहला सैनिक स्कूल वह भी उत्तर
प्रदेश में, लेकिन लखनऊ में। अभी करंट की न्यूज ये है, क्या है कि आपका जो पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है वो गोरखपुर में खुलने जा रहा है, लेकिन यही तीसरा एक और सैनिक स्कूल आएगा जो बालिकाओं को समर्पित होगा, यानी कि बालिकाओं के लिए जो सैनिक स्कूल है वो कहां खोला जा रहा है, तो याद रखना है वृंदावन में। ठीक है, यह भी उत्तर प्रदेश से देखो जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों एकदम इंफॉर्मेशन क्लियर, देश का पहला लखनऊ में, पूर्वांचल का पहला गोरखपुर में, और बालिकाओं को समर्पित बालिकाओं का जो सैनिक स्कूल है वो कहां खोला जा रहा है, अभी आएगी आगे न्यूज, कहां, वृंदावन में। ठीक, कहां पर, वृंदावन में। तो सैनिक स्कूल से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन सारी एक साथ हमने यहां पर पढ़ ली। अगली न्यूज क्या है भाई, अगली न्यूज जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र को लेकर के है। यह भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन समझ लेते हैं। देखो, जटायु गिद्ध को ही बोला जाता है, गिद्ध की एक प्रजाति है, और वह प्रजाति है एशियाई किंग वल्चर। ठीक, अब देखो वल्चर को लेकर के संकट आया एक समय, जब डाइक्लोफेनिक दवा की बात की गई। डाइक्लोफेन जो जानवरों को दी जाती थी, दर्द निवारक दवा, और वही जानवर जब मरते थे तो मरने के बाद गिद्ध उनका भक्षण करते थे, और गिद्धों में जैसे ये डाइक्लोफेन मेडिसिन जाती थी तो उनकी किडनी को खराब करती थी, जिस कारण गिद्धों की बड़े स्तर पर देखो मृत्यु हुई। अब वैसे तो देखा जाए भारत में 23 लगभग प्रजातियां हैं गिद्धों की, जिसमें 9 प्रजातियां उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। इन 9 में से 3 ऐसी हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आती हैं, पता है ना, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है, उस रेड लिस्ट में जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में सबसे ज्यादा, ये समझ लीजिए, इनको संरक्षण देने की आवश्यकता होती है, उसी में आपका एशियन किंग वल्चर भी मौजूद है। अब एशियन किंग वल्चर के लिए ही संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर बनाया जा रहा है, गोरखपुर में देखो बनाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कहां पर भैया, गोरखपुर में ये संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है। ये अपने पास न्यूज है, क्लियर, समझ में आ गया। आगे बढ़े, आगे है रोड टू स्कूल कार्यक्रम। देखो, रोड टू स्कूल कार्यक्रम की भी शुरुआत गोरखपुर से हो रही है। एक बात समझ लो, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है ना, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या है, ज्यादातर गोरखपुर और वाराणसी, इन 2 जगहों पर आपको बहुत सारे पिछले 1 वर्षों में देखने को मिलेगा कार्य किए जा रहे हैं। आरंभ शुभारंभ बहुत बहुत ज्यादा आपको यहां से न्यूज रिलेटेड मिलेगी। अगर नहीं कभी पढ़ी हुई ऑप्शन में दिखे तो एक गेसवर्क भी किया जा सकता है। ठीक, तो देखो यहां पर अभी हम रोड टू स्कूल कार्यक्रम पर हैं। रोड टू स्कूल क्या है, स्कूल तक के लिए रोड। स्कूल तक के रोड बोले तो पहले देखो इस तरीके के कार्यक्रम चले हैं। कौन से कार्यक्रम, स्कूल चलो अभियान, याद है? स्कूल चलो अभियान क्या था कि कैसे ना कैसे करके बच्चों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए। एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए देखो क्या कर सकते हो, स्कूल में आप क्या कर सकते हो, भोजन उनको प्रोवाइड करा दो। ठीक है, स्कूल्स वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, गेम्स वगैरह की सुविधाएं कराओ। ये सारे प्रयोजन किए गए थे स्कूल चलो अभियान के तहत। अब इसी का ही एक नया रूप है आपका रोड टू स्कूल कार्यक्रम। वही चीज है, कुछ अलग नहीं, ऑब्जेक्टिव दोनों का ही सेम है। लेकिन यही इसके पहले भारत, ये समझिए, इसी समय निपुण भारत मिशन चलाया जा रहा है। अब ये जो निपुण भारत मिशन है, इसके अंतर्गत ही यह रोड टू स्कूल कार्यक्रम चालू किया गया है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम है क्या, ये समझ में आ गया होगा। स्कूल चलो अभियान का ही एक नया रूप है ये। और ये कहां से शुरू किया गया है अगर पूछा जाएगा तो ये गोरखपुर से स्टार्ट किया गया है। इसी संदर्भ में देखो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आती है, कब आती है, 2020 में आती है। ठीक, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी कुछ प्रयास लगातार किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की संख्या, जो प्राथमिक स्कूल है, इसके बाद माध्यमिक और उच्चतर तक आगे बढ़ती रहे, संख्या घटे ना, है ना, जो इनरोलमेंट है वो बच्चों का लगातार बढ़े, चाहे बालक और बालिकाएं दोनों का। इसी संदर्भ में एक और आपको याद रखना है, करंट की न्यूज थे, यही जोड़कर देख लेते हैं। एनसीईआरटी के द्वारा, चलो आपको बताना है, एनसीईआरटी के द्वारा शिक्षकों के लिए, यानी कि बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी ट्रेंड करने की आवश्यकता है। शिक्षक जब तक अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझेगा तब तक बच्चों के प्रति, वो तो चाहेगा ही यार, देखो शिक्षक जो उत्तरदायित्व नहीं समझते वो क्या चाहते हैं, बैठे रहो आराम से, बच्चे बच्चे क्या ही आए या ना आए, अपना टाइम से करके और निकल जाना है ना, जब अपना टाइम हो जाए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है उनको, है ना, समझाना है कि तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या तुम्हारा उत्तरदायित्व है, क्यों आखिर तुम स्कूल, तुम्हारी नियुक्ति क्यों होती है भाई। ठीक है, तो इस संदर्भ में ही एनसीईआरटी के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जाता है। उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है, पूछा जा सकता है। देखो क्या नाम है उसका, अब चलो हिंट दे देता हूं, एन से ही आपका नाम है वो, अब आपको बताना है, गूगल करके बताना, नहीं तो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, अगर ध्यान होगा आपको। अगली न्यूज देखो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। अब ये इंटरनेशनल ट्रेड शो कहां पर होता है, ग्रेटर नोएडा में होता है। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड शो, यानी कि निवेश जो है वैश्विक स्तर से उत्तर प्रदेश में आकर्षित करने के लिए ही ये एक्सपो है। और इसका प्रारंभ पिछले वर्ष हुआ। यह दूसरा संस्करण कहां पर हुआ है, ग्रेटर नोएडा में ही हुआ है। और ग्रेटर नोएडा में संस्करण होने के साथ साथ इसका जो उद्घाटन किया गया, उपराष्ट्रपति आए थे हमारे जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन किया जाता है। और उत्तर प्रदेश में इस तरीके के ट्रेड शो का शुभारंभ होता है। देखो समझो यहां पर, यह जो ट्रेड शो रहा है, यह जितने ओडीओपी प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश में, या बहुत सारे उद्योग हैं, इनकी प्रदर्शनी की जाती है। प्रदर्शनी की जाती है 50 से
ज्यादा देशों के जो निवेशक होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो आते हैं यहाँ पर, समझते हैं चीजों को, और निवेश करने के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए भैया। और फंड आकर्षित कैसे होगा, जब वो यहाँ पर आकर्षित कर पाओगे आप लोगों को। इसी संदर्भ में यह इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जाता है। कहां पर किया जा रहा है, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। थीम क्या है, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण न्यूज है यहाँ पर कि अगर पूछ दिया जाए आपसे इंटरनेशनल ट्रेड शो का पार्टनर कौन था, तो वियतनाम था आपका जो इस ट्रेड शो का पार्टनर कंट्री था। ठीक है, आगे बढ़े, क्या था ये समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव क्या था, कहां पर था, ग्रेटर नोएडा में ही इसका आयोजन किया गया है। अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास, देखो युवा उद्यमी विकास अभियान बजट में हमने देखा तो वहां पर भी इसकी चर्चा आई थी। करना क्या है इसमें, कुछ नहीं, 24-25 में देखो ये इस अभियान का प्रावधान किया गया है। क्या किया जा रहा है, जो युवा उद्यमी है ना, जैसे कोई युवा है, ठीक है, अब उद्यम करना चाहता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, अब उस संदर्भ में सरकार यहां मदद करेगी। कैसे मदद करेगी, सरकार कह रही है हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे। कोई अगर अपना एक तुम बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, तुमको 5 लाख रुपए, मेन समस्या पैसे की आती है, सरकार यहां पर कहती है हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे, वो भी इंटरेस्ट फ्री देंगे। तो इंटरेस्ट फ्री 5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। इस बार के बजट में इसका प्रावधान है। और 1 लाख युवाओं के लिए बैंकों से ऋण मुहैया कराया जाएगा सरकार की ओर से। क्लियर, ये अभियान समझ में आ गया। सरकार का अभियान क्या है कि अगर कोई युवा, जैसे कोई युवा है और वो अपना रोजगार, स्वरोजगार उसी को बोलते हैं, अपना कोई रोजगार स्थापित करना चाहता है, उसके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, सरकार कह रही आओ हम 5 लाख तक का जो लोन है वो तुमको देंगे, वो भी तुमको इंटरेस्ट नहीं देना है, यानी कि 1 साल तक अगले तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं चुकाना, पे करना है उस पे, जितना पैसा दिया है उतना पैसा दे देना, अपना रोजगार चला के जब प्रॉफिट आए तो वापस कर देना। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लाया गया। 1 लाख युवाओं को टारगेट रखा गया है और अगले 10 साल तक बोला गया है कि 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा इसके माध्यम से। तो जो वित्तीय समस्या है ना, वित्तीय समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया है इस अभियान के माध्यम से। फिर देखो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं, सब हम पढ़ चुके हैं, बस सुनते चलो ध्यान से, क्योंकि यूपी बजट किया है ना, यूपी बजट में इतने आंकड़े हमने अच्छे से कर लिए हैं कि जो यूपी स्पेशल आएगा ना, मैक्सिमम चीजें आप देखोगे कि रिपीट हो रही होंगी। जैसे यूपी जो है दूसरी सबसे बड़ी, वहां बताया था ना, योगी जी की फोटो आई थी ऐसे 2 विन करते हुए, तो 2 का मतलब ही वो सिद्ध कर रहे थे इस फोटो का कि हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, महाराष्ट्र है, ये भी हमने पढ़ा हुआ था वहां पर। अब देखो उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो बजट था वो कैसा था, रेवेन्यू सरप्लस का बजट था, समझाया था, आंकड़ों के साथ समझा था वहां पर। फिर बात है भैया जो डेटा सेंटर के हब के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित किया जाएगा। ठीक, आगे क्या है, आगे देखो जो आयुष विश्वविद्यालय है कहां पर, गोरखपुर में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर, लखनऊ में। सब पढ़े थे, सब केवल रिवीजन हो रहा है यहाँ पर। मेरठ में देखो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, मेरठ में स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। अब मेरठ ऐसे भी गेस कर सकते हो, बैट वैट सब कहां से आते हैं भाई, मेरठ से ही आते हैं सारे। तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर बनने जा रही है, मेरठ में बनने जा रही है। ठीक, अब पहला फार्मा पार्क कहां पर बनेगा, ललितपुर जनपद में बनेगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ी हुई न्यूज है। और प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहां बनने जा रहा है, ललितपुर में। फार्मा क्या, फार्मा सेक्टर, जैसे मेडिकल जो सेक्टर है, इस क्षेत्र में ही हम क्या कर सकते हैं, पार्क्स वगैरह का स्थापन। फार्मा पार्क क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई होती हैं, इन सभी को एक जगह पर लाया जाएगा और पार्क में यहीं पर प्रोडक्शन के लिए इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे फार्मा पार्क को कहां पर लगाया जाएगा, ललितपुर जनपद में। किस डिस्ट्रिक्ट में, ललितपुर में लगाया जाएगा। ठीक, साथ ही यह भी पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत कार्ड उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, साथ ही 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत उत्तर प्रदेश पहला स्थान। और कहां कहां पर पहला स्थान है, हमने देखा था कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे था, खाद्यान्न उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। ठीक है, साथ ही अल्कोहल, शीरा और एथेनॉल, इनके उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश कहां पर है, पहले स्थान पर है। ये सारी चीजें हम उत्तर प्रदेश बजट में देख चुके हैं। तो यहाँ जो आंकड़े हैं, बिल्कुल आंकड़े आपके लिए तो बिल्कुल मक्खन जैसे लग रहे होंगे ना, मक्खन जैसे इसलिए क्योंकि बहुत डिटेल से हम पढ़ चुके हैं इसको। बस एक बार पढ़ लेना है और मन को संतुष्टि हो जाए कम से कम, इसलिए वीडियो कि हाँ भैया यूपी स्पेशल भी हमने करंट पढ़ लिया है। क्योंकि मन संतुष्ट नहीं हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा केवल यूपी बजट पढ़ा है। यूपी बजट नहीं पढ़ा है, यूपी बजट के साथ साथ हमने यूपी करंट भी बहुत सारी न्यूज हमने पढ़ ली थी उसमें। ठीक है, अब देखो उसके बाद में उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, जैसे क्या है यहाँ पर दिल्ली एनसीआर पढ़ा है, नेशनल कैपिटल रीजन जो होता है, क्या है ये भैया, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र जो विकसित किया जाएगा, राजधानी के आसपास का क्षेत्र। तो अब जो होता है दिल्ली के राजधानी के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली पर बर्डन ना बढ़े, साथ ही यहां पर भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इस संदर्भ में एनसीआर का विकास हुआ। इसी के चलते उत्तर प्रदेश में भी यही मॉडल अपनाते हुए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। अब लखनऊ के आसपास के कुछ जिलों में एससीआर का विकास किया जाएगा, यानी कि
स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट की कैपिटल लखनऊ और इसके आसपास के रीजन का विकास किया जाएगा। तो एससीआर हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और एससीआर में प्रश्न बनेगा कि कितने जिले शामिल हैं। तो एससीआर में देखो 6 जिले शामिल हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए भैया ये 6 जिले याद रखने पड़ेंगे आपको, प्रश्न कैसे बनाया जाएगा, कौन सा जिला शामिल नहीं है? बहुत बढ़िया तरीका क्या है, जैसे आपसे कोई राय मांगता है, ठीक है, तो आप तुरंत क्या करते हो, ब्लश करने लगते हो। अब किसके बारे में आप समझ गए होगे। देखो आपसे अगर राय मांगी जाती है तो आप ब्लश करते हो, तो ये ट्रिक है अपनी, ये निमोनिक है याद रखने की। इसको कम से कम ये 6 जिले जो है याद रख सकते हो आप। वैसे तो मैप पर आपको एक बार देख लेना है कि लखनऊ के आसपास के ये 6 जिले कौन से हैं जो इसमें शामिल हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये ट्रिक भी आप चाहो तो याद रख सकते हो। राय से आपका रायबरेली और ब्लश में ही देखो ये पांचों आ जाएंगे। 5 + 1 कितने हैं, 6 हैं अपने। और बी क्या है भैया, बी है आपका देखो बाराबंकी, और एल का है लखनऊ है आपका, यू उन्नाव है, एस सीतापुर है, एच हरदोई है, ठीक है। तो ये राय आपसे मांगी जाती है, आप ब्लश करते हो, आसान ट्रिक है एकदम। चाहो 2-3 बार रिवीजन कर लेना तो ऐसे याद हो जाएगी एकदम। फिर अगला नूजल संपत्ति पर देखो कानून आया। अब मानसून सत्र चल रहा था, विधानसभा बैठती है, अब यहाँ पर लगातार देखो 2-3 बिल अभी आएंगे जो पास कर दिए जाएंगे। तो उसी संदर्भ में एक नूजल संपत्ति विधेयक आता है, काफी चर्चा हुई, कंट्रोवर्सी भी हुई। नूजल संपत्ति कौन सी होती थी, जैसे ब्रिटिशर्स रजवाड़ों के साथ में युद्ध लड़ते थे, उनकी जमीनें हथियाते थे, ठीक है। अब जमीनें ब्रिटिशर्स के पास आ जाती थी तो वो नूजल संपत्ति हो जाती थी। यही नूजल संपत्ति जब छोड़ कर गए तो इसका कोई देखो कोई किसी के पास रजिस्ट्री थी नहीं इसकी, तो वो सरकार की हो गई संपत्ति। वो एक तरीके से उस पर स्वामित्व किसका हो गया, राज्य सरकार का हो गया। वही सारी संपत्ति नूजल संपत्ति। बहुत सारी ऐसी नूजल संपत्ति थी जिसको लोग पट्टे पर लेकर के रह रहे थे, यानी कि उनके पास उसके रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसका कागज नहीं था, तो उसको पट्टे पर रह रहे थे। सरकार ने बोला है ये अब जो है राज्य सरकार के पास आ जाएगी वापस, अब राज्य सरकार इस पर आपको ये जमीन खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर कंट्रोवर्सी हुई, बहुत ज्यादा इसका विरोध भी हुआ, ठीक है, क्योंकि कई लोग क्या होगा, कई लोग बेघर हो जाएंगे, कई लोग घरों से बेघर हो जाएंगे इस कानून के चलते। तो इस कारण बहुत विवाद रहा, बस इतनी जानकारी बहुत है। फिर विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में राज्य शब्द हटाने के संदर्भ में ही ये संशोधन हुआ है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अगली महत्वपूर्ण न्यूज जो हमारे पास आएगी ये सार्वजनिक परीक्षा वाली है। जब पेपर बहुत ज्यादा लीक हुए तो इस पर सरकार के द्वारा एक अधिनियम बना दिया गया, कानून बना दिया गया, बोला गया अगर आपकी पकड़े गए तो आजीवन कारावास या 1 करोड़ रुपए जुर्माना के लिए तैयार रहो। मिशन अगला महत्वपूर्ण है, पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान। देखो पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान जो है ये, इसके तहत कितने पेड़ लगाए गए, इसके तहत एक दिन में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाए गए। कितना पौधारोपण किया गया, 36 करोड़ 50 लाख रुपए का। और प्रश्न अगर बनेगा तो ये कहां से प्रारंभ किया गया, इसका शुभारंभ कहां से हुआ। शुभारंभ देखो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ में भी कुकरेल नदी है, इसके पास ही सौमित्र वन है, यहीं से इसका शुभारंभ किया जाता है। कहां से भैया, उत्तर प्रदेश की राजधानी से, आसान है याद रखना। साथ ही साथ टारगेट रखा गया है कि 2027 तक 175 करोड़ पेड़ लगाने हैं। भैया ये टारगेट रखा गया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश का ग्रीन कवर भी सभी को पता होना चाहिए, कितना है, 9.23% है वर्तमान समय में। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का ग्रीन कवर कितना है, 9.23%। सरकार का टारगेट क्या है, 2030 तक 15% तक ले जाना। तो इस तरीके के अभियान, कौन सा अभियान, पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ अभियान। ऐसे अभियान के तहत 36 करोड़ अगर हम एक दिन में पेड़ लगा देंगे तो बोलो ये 15% का जो टारगेट है अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ 5 जून को हमने एक और केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चालू किया गया था, याद है। साथ ही 5 जून को हम क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा, आपको कमेंट सेक्शन में इसकी लिखनी है थीम, क्या सभी को याद होनी चाहिए, ये तो याद ही होनी चाहिए, लिख दो यार जो एनवायरमेंट डे है इसकी थीम क्या है, और थीम नहीं याद है तो इसको पढ़ लेना। इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं इनकी थीम जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। अब एक और बात पूछी जा सकती है कि देखो सबसे ज्यादा जो पेड़ लगाए गए 36.50 पेड़ उत्तर प्रदेश के द्वारा लगाए गए, लेकिन अगर पूछे किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा सबसे ज्यादा पौधारोपण किया गया तो सोनभद्र में सर्वाधिक, वो भी 1.5 करोड़ अकेले सोनभद्र में ही पेड़ लगाए गए हैं। तो सर्वाधिक पौधारोपण कहां पर किया गया है, सोनभद्र में किया गया है, ठीक। अगली प्रयागराज से संबंधित न्यूज ये है कि हमारा संविधान और हमारा सम्मान, इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया है, क्षेत्रीय आयोजन प्रयागराज में किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कब शुरू हुआ, तो 24 जनवरी 2024 को। अब 24 जनवरी क्या है, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही ये हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान नई दिल्ली से देखो इसका आयोजन किया जाता है, ठीक, समझना ध्यान से। अब संविधान कब लागू होता है, 26 जनवरी को, लेकिन 2 दिन पहले ही आपको पता है कि सब साइन वाइन हो जाते हैं इस पे, ठीक है। अब 24 जनवरी को इसी कारण से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान चालू किया जाता है, और इसके चालू करने के पीछे उद्देश्य होता है कि लोगों को अपने संविधान के प्रति जागरूक करना। जागरूक करने के संदर्भ में कुछ क्षेत्रीय आयोजन आपके किए जाएंगे। उन क्षेत्रीय आयोजनों में पहला जो आयोजन किया गया वो बीकानेर में किया गया।
समझ लेना भैया, ये न्यूज पर आने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन इतनी कम से कम रखोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे पहला जो हुआ क्षेत्रीय आयोजन हुआ बीकानेर में, वहां के लोगों को बैठा करके प्रॉपर तरीके से और बढ़िया से जागरूक किया गया। दूसरा जो हुआ है प्रयागराज में हुआ है, ठीक, दूसरा प्रयागराज में हुआ है। और तीसरा अब कहां पर होना है, तीसरा देखो गुवाहाटी में होना है, ठीक, तीसरा कहां पर, गुवाहाटी में होना है। पहला बीकानेर में, दूसरा प्रयागराज में। तो न्यूज अपने पास ये प्रयागराज वाली है, प्रयागराज में दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम हुआ है। 3 क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, इसके तहत यह तय किया गया। पहला बीकानेर, दूसरा उत्तर प्रदेश से संबंधित है प्रयागराज में, तीसरा भैया गुवाहाटी में होना है। ठीक है, क्लियर, क्लियर हो गया, ये पूरी न्यूज क्लियर हो गई। अब उपवन योजना, हेरिटेज ट्री अडॉप्शन, यह भी देखो आपके पौधारोपण से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, बस इतना याद रखना, उपवन और हेरिटेज ट्री किस राज्य से सीधा सीधा आएगा, क्योंकि नाम पढ़ के पता चल रहा है कि किससे संबंधित होगी, ये नहीं पूछा जाएगा। फंसाएगा वहां पर जहां उपवन योजना दे देगा और आपसे राज्य आगे दे देगा, उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगली मित्र वन है। मित्र वन में कंफ्यूज कहां कर सकता है, ध्यान से समझो। मित्र वन क्या है ये समझो। मित्र वन भी पौधारोपण से संबंधित होगी, वन लिखा हुआ है कहां पर, उत्तर प्रदेश के नेपाल की सीमा। जब आप देखोगे उत्तर प्रदेश के जो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं नेपाल से सीमा बनाते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। अब पीलीभीत से शुरू होता है, महाराजगंज तक के जितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं उत्तर प्रदेश के, वो नेपाल से सीमा बनाते हैं। इस क्षेत्र में ही पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए ही जो स्कीम लाई गई है, इसका नाम है मित्रवन। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये 7 जो आपके जिले हैं उत्तर प्रदेश के, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक के, बीच के 5 ही रह गए। ये 5 आपको बता देने हैं कौन से जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। स्टैटिक देखो इसके साथ साथ जोड़ करके ऐसे ही तैयार किया जाता है और यहीं से प्रश्न बन भी जाता है, निकल भी आएगा यहां से प्रश्न। ठीक है, अब मित्रवन पर आते हैं। तो मित्रवन के साथ में वन मित्र से कंफ्यूज मत हो जाना। देखो मित्रवन जो है उत्तर प्रदेश की स्कीम है, हमने समझ ली, और जो वन मित्र है ये किसकी भैया, राजस्थान की है। ठीक, अगर वन पहले लग जाए तो राजस्थान की, वन अगर बाद में लग जाए तो उत्तर प्रदेश की। ठीक, यही बताना था। यहां पर कंफ्यूज अगर कराएगा तो इसी से कराएगा। जो हाथरस हादसे को लेकर के बोला गया है कि एक जो जांच आयोग गठित किया गया है, उस जांच आयोग के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह बनाए गए हैं, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव थी जी। और हाथरस पता होगा कि जो स्टैम्पीड हुआ था, जो भगदड़ मची थी, पता होगा यहाँ पर एक भोले बाबा थे जो अपना एक समागम कर रहे थे। समागम के चलते ही यहाँ पर 5000 की कैपेसिटी थी, 15000 लोग मौजूद थे। भगदड़ मच जाती है एकदम से तो काफी बड़ी मात्रा में 100 से ज्यादा लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। इसके कारण ही यहाँ जो जांच आयोग का गठन किया गया है, इस पर प्रॉपर जांच बैठ रही है और ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर उत्तर प्रदेश में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। पूछेगा कहां पर बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, लखीमपुर खीरी में यह बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। बायोप्लास्टिक पार्क क्या होता है समझ रहे हो ना, प्लास्टिक मुक्त बनाना है हमें देश को। अब प्लास्टिक मुक्त बनाने के संदर्भ में एक तो हम देखो बैन लगा रहे हैं प्लास्टिक पर, दूसरा ये काम है कि प्लास्टिक को रिप्लेस करना है, उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। उस अल्टरनेट में ही हमें बायोप्लास्टिक मिल गया। ये बायोप्लास्टिक क्या है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल होता है तो प्लास्टिक की तरह ही जो पोल्यूशन फैलता है उसके लिए क्या है, ये एक बेहतर आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना कहां हो रही है, लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में स्थापित किया जा रहा है। अगली न्यूज आगरा और प्रयागराज से संबंधित है, आसान न्यूज है एकदम। आगरा और प्रयागराज से जुड़ी हुई न्यूज क्या है, जब हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पढ़ा था, ध्यान करो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही 2 हमने जगह पढ़ी थी जहां पर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के रूप में जिन्हें विकसित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के, एक था आगरा एक था प्रयागराज। ये दोनों न्यूज हम पढ़ चुके हैं, इसलिए रिपीट है एकदम। फिर देखो, फिर प्राचीन और जो हेरिटेज भवन है उनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए यहां 3 स्थलों को चुना गया है। कौन कौन से 3 स्थल हैं, एक कोठी रोशन उद्दौला है। अब रोशन उद्दौला है, नाम से पता चल रहा है कहां होगा, लखनऊ में होगा। दूसरा बरसाना राजमहल, बरसाना नाम से पता चल रहा है मथुरा में होगा। ठीक, बरसाना कहां है भैया, मथुरा में है। तीसरा शुक्ला तालाब। अब शुक्ला तालाब देखो, शुक्लागंज तो पता ही कहां, कानपुर के आसपास है, तो कानपुर देहात में ही तीसरा ये विरासत स्थल है। तीनों विरासत स्थल एकदम आसान है गेस करना, अगर इनका पूछ दे किस डिस्ट्रिक्ट में है तब भी आप बता सकते हो, नाम भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। रोशनुद्दौला है और रोशनुद्दौला है, बरसाना जल महल है, शुक्ला तालाब है। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र हैं आपके जो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाएंगे। बेसिकली ये हेरिटेज हैं और इन हेरिटेज को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। ठीक, अब अगली आते हैं न्यूज पर। माहेश्वर तिवारी देखो साहित्यकार और गीतकार थे जिनका जो है निधन हो गया है। चलो फिर ये महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की हाइड्रोजन जो पॉलिसी है वो भी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। हाइड्रोजन क्या होता है भैया, है कई बार इसको भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन पॉलिसी भी पढ़ चुके हैं पीछे, अगर घटनासार पढ़ी होगी तो रिपीट है ये। तो हाइड्रोजन देखो स्वच्छ ईंधन होता है। ठीक है, अब स्वच्छ ईंधन के रूप में हम चाहते हैं हाइड्रोजन का विकास करना, लेकिन हाइड्रोजन जब बना रहे हो अगर उसमें भी कोयले का प्रयोग कर लिया तुमने हाइड्रोजन बनाने के दौरान, तो तब भी तो CO2 का उत्सर्जन कर ही रहे हो ना, तो वो स्वच्छ ईंधन कैसे हो गया। स्वच्छ ईंधन तब होगा जब हाइड्रोजन नहीं हम ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं। ग्रीन हाइड्रोजन में किसी तरीके के एनर्जी का दहन नहीं होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन का निर्माण किया जाता है और फिर इसी
हाइड्रोजन का प्रयोग हम वाहनों आदि में ईंधन के रूप में कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी संदर्भ में जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है और यहाँ टारगेट है सरकार का कि 2028 तक हम 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। ध्यान से सुनो, केंद्र के स्तर पर क्या है? केंद्र के स्तर पर 2030 तक टारगेट है 5 मिलियन मीट्रिक टन। ठीक, कई बार इसको बता चुके हैं, लेकिन याद रख लो ये टारगेट है, पूछा जा सकता है। 2030 तक केंद्र के स्तर पर टारगेट है कि 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश के स्तर पर टारगेट क्या है? 2028 तक, 2 साल पहले है, ध्यान रखियो, 2028 तक 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़े। आगे राजा प्रताप सिंह और राजकुमार विश्वकर्मा से संबंधित न्यूज ये है कि स्टेट के देखो जो निर्वाचन आयुक्त हैं, अब स्टेट के निर्वाचन आयुक्त बोले तो क्या स्टेट के इलेक्शन कराता है ये? नहीं ना, ये भी पढ़ा था पॉलिटी में कि नहीं। जो स्टेट का निर्वाचन आयोग होता है वो जो ग्रामीण, जैसे कि ये तुम्हारे पंचायत वाले चुनाव है, नगर निकाय वाले चुनाव है, ये कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक, और वैसे ही स्टेट इंफॉर्मेशन जो आयुक्त हैं वो राजकुमार विश्वकर्मा जी बने हैं। राजकुमार विश्वकर्मा स्टेट इंफॉर्मेशन आयुक्त हैं और राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? राज प्रताप सिंह। तो उत्तर प्रदेश के दोनों हैं, करंट से संबंधित न्यूज थी इसलिए पढ़ लो यहाँ पर। फिर देखो ये वही अभियान आ गया जो हम पढ़ चुके हैं, युवा उद्यमी 5 लाख तक का जहां पर लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री। दक्षिण एशिया का सबसे पहला गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहां खोला जाएगा? नॉर्मल सी बात है, अगर उत्तर प्रदेश में आ रहा है गोला बारूद तो ये समझ जाओ उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहां है? कानपुर में है, तो कानपुर में भैया ये खोला जाएगा। ठीक, आसान है एकदम। फिर भारत की पहली है हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग। हाइपर वेलोसिटी क्या होता है ये भी हम जानते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड क्या होती है? देखो ध्वनि से 5 गुना ज्यादा स्पीड जो है आपकी, और वो है ध्वनि की स्पीड 1 मैक बोली जाती है। ठीक है, अब 1 मैक यानी कि 5 मैक से यदि ज्यादा स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो हाइपरसोनिक स्पीड होती है। तो ऐसी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इनका परीक्षण लगातार देखो इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है ना। अब इसके परीक्षण के लिए अपने पास इसकी एक सटीक एक निशाना होना चाहिए, सटीक टारगेट अगर स्थापित कर सकते हो उसके लिए हमारे पास जब प्रक्षेपित की जाए तो एक ऐसा यंत्र होना चाहिए, कोई एक कम से कम जहां से हम प्रक्षेपित कर रहे हैं वो उस स्पीड को सहन कर सके, अन्यथा थोड़ा बहुत विचलन देखने को मिल सकता है। इसी संदर्भ में ही आईआईटी कानपुर के द्वारा एक हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग जो टनल है इसका विकास किया गया है। अब इस टनल से यदि मान लो कोई भी हाइपर वेलोसिटी स्पीड वाली मिसाइल है वो दागी जाती है, प्रक्षेपित की जाती है, तो आसानी से जो एकदम सटीक जो भी इसका अनुमान है लगाया जा सकता है। ये न्यूज है देखो। ठीक है, अब चूंकि आईआईटी कानपुर से जुड़ी हुई न्यूज है इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसी सुरंग किसके द्वारा बनाई गई है? आईआईटी कानपुर के द्वारा बनाई गई है और भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग है। समझ में आ गई? पूरी न्यूज समझ में आ गई? वाराणसी में क्या हुआ है? वाराणसी में देखो हरित जलमार्ग पहल के उद्घाटन के तहत 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कैटामरम जो आपके शिप हैं या ऐसे समझो क्रूज हैं, इनको राष्ट्र को समर्पित किया गया है और उन क्रूज का नाम क्या है भैया? एमवी गुह और एमवी निषाद राज। तो गुहराज भी बोला जाता था इनको। ठीक, एमवी निषाद राज नाम एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। अभी देखो ध्यान से, एमवी निषाद राज और एमवी गुहराज। ठीक, एमवी निषाद राज को कहां पर? एमवी निषाद राज को वाराणसी में गंगा नदी में और एमवी गुहराज को सरयू नदी में। ठीक, निषाद राज कौन थे? जब भगवान राम, इनके बारे में देखो पौराणिक कहानी यह है कि भगवान राम को जब वनवास की प्राप्ति हुई तो रास्ते में ही ये निषाद जो है निषाद राज राजा थे। ठीक है, अब निषाद राज राजा जो है इनके भक्त थे, इनको पता चलता है कि भगवान राम आए हुए हैं तो भगवान राम की शरण में जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर आप रुक जाइएगा। लेकिन भगवान राम निकले हुए थे भाई 14 वर्ष के वनवास पे। ठीक, अब भगवान राम को इनका योगदान इतना रहा कि इन्होंने गंगा नदी जो है पार कराई केवट के साथ में बैठ करके, तो इनकी भी पूजा होती है और भगवान राम की और इनकी साथ में प्रतिमा भी बनाई गई है जहां पर ये राजा थे। ठीक, इनके बारे में इतनी कहानी तो पता है। निषाद राज के बारे में कम से कम ये कहानी इसलिए बता दी गई ताकि आपको याद रहे। तो यह जो समर्पित किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी से समर्पित किया गया और निषाद राज को वाराणसी में ही गंगा नदी में ही आपको देखने को मिलेगा ये एमवी निषाद राज, और एमवी गुहराज भी इनको बोला जाता था। ठीक, निषाद राज को ही गुहराज भी बोला जाता था। दूसरा जो क्रूज है आपका ये समझो उसका नाम है एमवी गुहराज। ठीक, क्लियर? कल्की धाम मंदिर कहां इसका निर्माण हो रहा है? शंबल में हो रहा है। शंबल जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, यहां पर कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है। बस इतनी न्यूज है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ के चेयरमैन कौन? आचार्य प्रमोद कृष्णन। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो है यहाँ के चेयरमैन बनाए गए हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी न्यूज पढ़ चुके हैं कि जो विधि विश्वविद्यालय है कहां पर बनेगा? प्रयागराज में बनेगा। आगे चल करके इसका नाम हमारे पहले जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके नाम पर रखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में। और यह भी बताया था कि इस विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री जी के साथ मौजूद थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़। ठीक है, वाईवी चंद्रचूड़ साहब थे जिनके द्वारा ही उद्घाटन किया गया। गलती करा सकता है यहाँ पर।
अब दिव्य अयोध्या ऐप देखो, दिव्य अयोध्या ऐप नॉर्मल सी बात है कि अयोध्या के जितने पर्यटन स्थल हैं उन्हीं के बारे में जानकारी देगा यह ऐप, ठीक। फिर एमएसएमई से संबंधित उत्तर प्रदेश के मामले में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कहां पर एग्जिस्ट करता है एमएसएमई के मामले में, यह रिपोर्ट आई है। अब एमएसएमई के मामले में ये जान लो कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो तीसरे नंबर पे है, थर्ड है। तो पहले पर कौन है? पहले पर है भैया महाराष्ट्र। कौन है भाई? महाराष्ट्र पहले पर है, दूसरे पर तमिलनाडु आता है। क्लियर? एमएसएमई के मामले में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर कौन आता है? उत्तर प्रदेश। पीछे हमने एमएसएमई की क्या देखी थी? परिभाषा भी देख ली थी, किसको माइक्रो, किसको स्मॉल और किसको मीडियम बोला जाता है। ये हमने इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर देखा था, एक गलत हो गया था मीडियम वाला, हालांकि इंप्रूव कर दिया गया था। चलो दोबारा देख लो यार। देखो, अगर माइक्रो कब कहा जाएगा किसी भी उद्यम को? माइक्रो कब कहा जाता है? जब उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ का हो, ठीक है, या फिर उसका टर्नओवर कितना हो? 5 करोड़ का हो। ठीक, ध्यान से समझना, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो या टर्नओवर 5 करोड़ का हो। और कोई स्मॉल कब हो जाता है? यदि उसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ पहुंच गया या फिर उसका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ पहुंच गया, तो वो माइक्रो वो स्मॉल हो जाता है। माइक्रो से क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। फिर स्मॉल से वो मीडियम कब बनता है? देखो, मीडियम में उसका इन्वेस्टमेंट जो है आपका 50 करोड़ हो जाता है और टर्नओवर उसका 250 करोड़ हो जाता है। यही गलती हो गई थी अपनी, ठीक। अब इसको देखो सुधार कर लो, वहां तो खैर बता ही दिया गया था, यहां भी देख लो। 1 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट है और 5 करोड़ टर्नओवर है तो वो माइक्रो हो गया, ठीक। माइक्रो बहुत छोटा, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो 10 करोड़ जो है आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 50 करोड़ क्या रहेगा? हाँ, 50 करोड़ जो है टर्नओवर रहेगा। और फिर आपका मीडियम कब होगा? जब 50 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और 250 करोड़ जो है टर्नओवर रहेगा, ठीक। अब इसको इंप्रूव कर लेना, यह एमएसएमई की एकदम सही परिभाषा है, न्यू डेफिनेशन जो आई हुई है। फिर ये बालिकाओं के लिए वृंदावन में नाम क्या है? संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, ये भी शुरू में ही बता दिया था जब सैनिक स्कूल चर्चा की थी। अब प्रधानमंत्री जी की जो अयोध्या यात्रा होती है, तो अयोध्या यात्रा में एक तो इन्होंने अयोध्या धाम रेलवे और दूसरा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है अयोध्या का, इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। ये पढ़ चुके हैं हम। काशी तमिल संगम की बात हुई, काशी तमिल जो संगमम है इसकी चर्चा हुई बहुत ज्यादा। क्यों हुई? क्योंकि इसका जो दूसरा संस्करण है वो कहाँ आयोजित हुआ? वो नमो घाट वाराणसी में ही इसका फिर से आयोजन किया गया। पिछले साल हुआ था, इस बार फिर 2022 में हुआ और 2023 में भी इसका हुआ दूसरा संस्करण भी सफलतापूर्वक। क्यों आयोजित किया था पता है ना? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के सांस्कृतिक जो समागम है इसको और बेहतर किया जा सके, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसको बढ़ाया जा सके। क्योंकि हमारे पिछले इतिहास में अगर उठाकर देख लो तो काशी और साउथ तमिल के साथ में पहले से ही हमारे आध्यात्मिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध, व्यापारिक संबंध वो तो रहे ही रहे हैं अलग से, साथ में हमारे सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। इसी में देखो काशी विश्वनाथ का मंदिर भी मिलता है तमिलनाडु में, पता है ना काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी? काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी यह है कि जब काशी से राजा साउथ की ओर चल रहे थे और साउथ की ओर लिंगम लेकर चल रहे थे, ठीक है, शिवलिंग लेकर के आ रहे थे और आते आते रास्ते में उन्होंने कहा विश्राम कर लिया जाए। अब विश्राम करने के लिए रुकते हैं तमिलनाडु में ही, नॉर्थ तमिलनाडु होता है, वहां पर रुकते हैं, तो वहीं पर काशी ये लिंगम स्थापित करते हैं। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के दौरान वो वहां से आगे नहीं ले जा पाते हैं, तो फिर वो उसी जगह पर स्थापित कर देते हैं जहां आज काशी विश्वनाथ का मंदिर दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो काशी और तमिल क्षेत्र के जो सांस्कृतिक संबंध हैं इनको उजागर करती हैं, ठीक है। अब इस संदर्भ में काशी विश्वनाथ की कहानी ये तो अलग है, साथ ही साथ एक और आपने पढ़ा होगा शब्द संगम कहां से आया? तो संगम काल के बारे में सभी पढ़ते होंगे। संगम काल क्या है? ये साउथ आपका ऐसे समझो, साउथ में 3 राज्य हुए, चोल हुआ, चेर हुआ और पांड्य हुआ, है ना। चोल, चेर, पांड्य हुआ। पांड्य सबसे साउथ में थे। इन पांड्य राजाओं के द्वारा ही 3 संगमों का आयोजन किया गया, पता है कि नहीं? 3 संगमों का आयोजन किया गया। पहला संगम कहां पर होता है? पांड्यों की राजधानी मदुरई में ही होता है। दूसरा संगम कहां होता है? कपाटपुरम में होता है। तीसरा संगम फिर से पांड्यों की राजधानी मदुरई में होता है। तो ये 3 प्रमुख रूप से संगम हुए जहां दूर दूर से साहित्य जो आपके सांस्कृतिक देखो रचनाएं हुई, इनका सांस्कृतिक रचनाएं यहाँ पर रची गई। बड़े बड़े जो ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं, महाकाव्य देखने को मिलते हैं इसी संगम में, 3 प्रमुख संगमों में। और ये 3 संगम जो हैं पहली शताब्दी के आसपास की घटनाएं हैं, 300 ईडी से लेकर के 200 बीसी तक की घटनाएं हैं ये, ठीक है। उसी समय ये तीनों संगम देखने को मिलते हैं पांड्य राजाओं के संरक्षण में, पहला मदुरई में, दूसरा कपाटपुरम में, तीसरा फिर से मदुरई में, ठीक, क्लियर। और यही संगम नाम आता है। इसी संगम के चलते ही यहाँ पर अब काशी तमिल यानी कि अब काशी में इसी तरीके का जो संगम है इसका इसको जो है स्थापित किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है वाराणसी में, काशी जिसको बोलते हो। तो यहाँ दूसरा संस्करण हमें पढ़ने को मिल रहा है जो नमो घाट वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। क्लियर? स्टैटिक से जोड़ करके सारी कहानी हमने समझ ली है।
आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है लेक क्वीन क्रूज को लेकर के। देखो लेक क्वीन क्रूज क्या है, यह क्रूज कहां स्थापित किया जा रहा है, यह क्रूज रामगढ़ताल में, और ये रामगढ़ताल कहां पर है, गोरखपुर में। यह भी यूपी स्पेशल में पूछा जाता है, जैसे तालों को लेकर के मैच द फॉलोइंग में खूब क्वेश्चन आते हैं। तो रामगढ़ताल बहुत आसानी से आपको अब मार देना है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और यहीं पर लेक क्वीन क्रूज का जो है लोकार्पण किया गया है। ठीक है, लेक क्वीन क्रूज कहां पर है, रामगढ़ताल में। अब रामायण मेला कहां लग रहा है भैया, रामायण मेला ऐसे ही बता सकते हो आप, कहां पर लगेगा, अयोध्या में लगेगा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का निर्माण किया गया। जैसे जो क्रूज है, इस टाइम भी बोला गया कि जो ये क्रूज है, देखो ये कहां पर, रामगढ़ताल में इसकी लोकार्पण किया जा रहा है। इसी आधार पर यह बताया गया कि हम पहले भी एक अथॉरिटी की स्थापना कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए। अंतर्देशीय जलमार्ग के तहत जो रोड परिवहन के साथ साथ जल परिवहन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब जल परिवहन के तहत अगर पूछा जाए आपसे, नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 1 उत्तर प्रदेश में मौजूद है, और कहां से कहां तक है पता होना चाहिए, प्रयागराज से लेकर के कोलकाता के हल्दिया तक है। ठीक है, ये नेशनल वाटरवेज है, और इस वाटरवेज का प्रयोग किया जाता था पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा, जब अब वस्तुओं का आयात निर्यात तो खैर चलो ठीक है सीमा से होता था, लेकिन वस्तुओं का एक जगह से दूसरे स्थान पर आवाजाही के लिए रोड परिवहन के साथ साथ इस वाटर परिवहन का भी प्रयोग किया जाता था, जल परिवहन का भी प्रयोग किया जाता था। उस संदर्भ में जो नेशनल वाटरवेज 1 है, गंगा नदी में है, गंगा नदी में ही आपका प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक के वाटरवेज को बोला जाता है। ठीक है, NW1 सबसे बड़ा जो वाटरवेज है, ये नेशनल वाटरवेज 1 ही है जो उत्तर प्रदेश में मौजूद है, वो भी उत्तर प्रदेश से कोलकाता तक का क्षेत्र इसमें कवर होता है। ठीक, उसी के चलते उत्तर प्रदेश में भी एक अथॉरिटी बनाई गई है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसके तहत ही इस जल परिवहन का विकास विस्तार और किया जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई न्यूज ऊपर देखिए हमने, गोरखपुर में ही लेक क्वीन क्रूज का भी लोकार्पण किया गया है। ऐसे ही और सारे प्रयास भी आगे लगातार अनवरत जारी रहेंगे उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक, समझ में आ गया। अब पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां पर, पहला दूरसंचार जो उत्कृष्टता केंद्र है वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। देखो सहारनपुर कहां पर है, आप ये समझ लो, सबसे उत्तरी, उत्तर प्रदेश का अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है तो सहारनपुर है। इस सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पहला टेलीकॉम जो एक्सीलेंस है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी स्थापना की जा रही है। यहाँ होगा क्या, बेसिकली जो 5G चल रहा है इस समय, 5G को AI से जोड़ करके यहाँ पर कोशिश की जाएगी और बेहतर सुविधाएं दी जाएं, बेहतर सुविधाएं किसको, लोगों को मुहैया कराई जाएं। अब आगे किस पर, 6G पर भी काम करना है, तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से 6G पर कार्य होगा, साथ ही AI और 5G इसे जोड़ करके बेहतर से बेहतर कैसे सुविधाएं मुहैया कराई जा सकती है, इस पर कार्य किया जाएगा। अयोध्या में क्या किया गया है, अयोध्या में यहाँ न्यूज है 2023 वाले दीपोत्सव की बात की गई है, 22.23 लाख करोड़, हमने चर्चा कर ली थी। 2024 में भी देखा था कि 25.13 लाख करोड़ दीप जलाए गए हैं। रिवीजन हो रहा है कि नहीं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है हर साल बनता रहता है। प्रदेश में जनजाति संग्रहालय की बात है यहाँ पर, यहाँ जनजाति संग्रहालय जो है मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में बताया जा रहा है। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन से, महाराजगंज, मिर्जापुर, सोनभद्र। यहाँ पर जनजाति संग्रहालय यानी कि ट्राइब्स का म्यूजियम जो है स्थापित किया जाएगा, जो ट्राइब्स का कल्चर है इसका विकास किया जाएगा, इसको संरक्षित करने का प्रयास है लोगों को, ताकि पता चले कि ये म्यूजियम के तहत लोगों को जानकारी दी जाए कि ये ट्राइब्स का कल्चर कितना ज्यादा रिच है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो जनजाति संग्रहालय है ये पहले जनजाति संग्रहालय नहीं है, जो पहला जनजाति संग्रहालय है वो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा चुका है। ठीक है, आज से 2-3 साल पहले उत्तर प्रदेश का पहला जनजाति संग्रहालय किस डिस्ट्रिक्ट में बना है, बलरामपुर में। साथ ही साथ एक बात और समझ लो, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है भैया, 20 करोड़ है 2011 जनगणना के अनुसार। इसमें अगर ट्राइब्स की पूछा जाए कितनी पॉपुलेशन है, 0.06% मात्र ट्राइब्स मौजूद है, इतनी ही है, नाम मात्र की है। लेकिन फिर भी अगर पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी ट्राइब है जो मौजूद नजर आएगी, यही जो किनारे वाले क्षेत्र होते हैं ना उत्तर प्रदेश के, पूर्वी वाले या नेपाल बॉर्डर वाले, यहाँ पर ज्यादातर ट्राइब देखने को मिलेगी। और अगर पूछे कोई उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में ट्राइब कौन सी है, तो आपकी गोंड जनजाति है, सर्वाधिक मात्रा में ट्राइब मौजूद रहती है। और डिटेल से थोड़ा सा समझना है तो यूपी स्पेशल के 2 वीडियो अपने पास हैं प्लेलिस्ट में, उन दोनों वीडियो को कर लेना, फिर यूपी स्पेशल का जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। और अगर इसका प्रूफ देखना है तो RO का एग्जाम हुआ था, देखना अपने नोट्स से कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। ठीक, अब लखनऊ में क्या है, नौसेना शौर्य संग्रहालय। नौसेना जो शौर्य संग्रहालय है ये कहाँ म्यूजियम बनने जा रहा है, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ही ये संग्रहालय बनाया जाएगा। फिर गोरखपुर में देखो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, यह भी हमने पढ़ा हुआ था कि गोरखपुर में इसकी स्थापना होगी। आगे प्रश्न है, आनंदा डेयरी, अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस, ये क्या है भैया। देखो आनंदा कहां पर चलता है, आनंदा का मिल्क देखा होगा, उत्तर प्रदेश में आनंदा का मिल्क मिलता है खूब। अपने यहाँ पर अगर आप दिल्ली वगैरह के क्षेत्रों में रह रहे होगे तो यहाँ अमूल वगैरह का, या और ऊपर जितना पंजाब हरियाणा यहाँ सब, गुजरात, यहाँ अमूल का ही दिखाई देगा। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में चले जाओगे
वहां पर आपको आनंदा का दूध दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर आनंदा डेयरी मौजूद है। और इसी आनंदा डेयरी के साथ में अमेरिया और पजोरा, किसका, अमेरिया और पजोरा, इसके साथ में समझौता होता है। और समझौता किस लिए होता है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना या पशु नस्लों पर बेहतर कार्य करना है ना, उन्हें और बेहतर करना। तो दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में कैसे बेहतर से बेहतर तकनीक का प्रयोग करके हम मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाएं, इस पर कार्य किया जा रहा है। और मिल्क प्रोडक्शन के मामले में उत्तर प्रदेश अभी के समय प्रथम स्थान पर है, ये याद रखना, ठीक है। बीच में कुछ समय के लिए राजस्थान हुआ था, अभी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आ चुका है। और ये दोनों कंपनी कहाँ की है भैया, ब्राजील की हैं। और आनंदा डेयरी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। तो किसी राज्य के साथ किसी देश की दो कंपनियों का समझौता हो रहा है, बड़ी बात है, पैरा डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है, ठीक है। एक राज्य के साथ में दो केंद्र के स्तर की, ऐसे समझो, दो देशों की किसी कंपनी का समझौता हो रहा है, तो बड़ी बात है, ये बड़ी इंफॉर्मेशन है, जानना जरूरी है। ब्राजील की दोनों कंपनी है और किस लिए हो रहा है ये भी जानना जरूरी है, ये हमने समझ लिया। फिर न्यूज है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। अब हर बच्चे के लिए हर अधिकार क्या है, लैंगिक समानता की बात की जाएगी, बिल्कुल बच्चों वाला है। खाली जानना क्या है यहाँ पर, हर बच्चे के लिए हर अधिकार किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का अभियान है, ये जरूरी है। तो हर बच्चे के लिए हर अधिकार उत्तर प्रदेश का है, बस, ठीक। पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा बना है, पहला सोलर एक्सप्रेसवे अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन चुका है। चूंकि यहाँ पर एक सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, इस सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 550 मेगावाट जो विद्युत ऊर्जा है, वो भी सौर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, ठीक। अब यहाँ पोटेंशियल है भाई, बुंदेलखंड क्षेत्र में पोटेंशियल ही है सौर ऊर्जा के लिए। तो इसी कारण से हर वो कोशिश, हर वो संभावनाएं जहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है, सरकार वहां लगातार प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों में यह एक बेहतरीन प्रयास है कि सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे, जो सोलर एक्सप्रेसवे है, उसके तहत ही आपका 550 मेगावाट सौर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। और पहला ऐसा सोलर एक्सप्रेसवे बन जाएगा, ये कौन सा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में यहीं से स्टैटिक इंफॉर्मेशन, इसकी लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर है, चाहो तो 297 भी लिख लो, 2 और 7 9, ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हो। याद रखने के लिए कम से कम आप पास में रहोगे, ठीक, डेटा क्या पास में रहोगे। फिर ये कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, 7 डिस्ट्रिक्ट से। इटावा से इसकी कहानी शुरू होती है। अब आपको ये भी लिखना है कमेंट सेक्शन में, और नहीं याद है तो यूपी स्पेशल का वीडियो देख लेना जाकर के, वहां बहुत अच्छे से कराया है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर के जाता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और सातों आपको लिखने हैं। क्वेश्चन बनता है कैसे, कि निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर के ये एक्सप्रेसवे नहीं जाता है, वहां गड़बड़ा जाएगा सब मामला, ठीक है। इसलिए याद कर लेना सातों कौन से हैं। बरेली में देखो स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से, जो प्राइमरी स्कूल हैं इसमें स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से कक्षा का संचालन किया गया है, इस कारण ये पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बन गया है, ठीक। अब उन्नाव में क्या न्यूज थी भैया, उन्नाव में राजा राव राम बख्श को लेकर के न्यूज थी। क्या न्यूज थी, वैसे तो देखो कम से कम अभी करंट की न्यूज अलग है, पहले की न्यूज का क्या सुनी थी। एक संत हुए जिन्होंने बताया कि यहाँ पर एक महल है उन्नाव में, जिसके नीचे 1000 टन सोना है। और ये महल किसका था, इन्हीं राजा राव राम बख्श जी का महल था, जिसके नीचे बताया इन्होंने कि 1000 टन सोना मौजूद है। और देखा होगा वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पहुंच गया, तुरंत खुदाई हुई, मिला कुछ नहीं, ठीक है, मिला चिन्नी भरसा एकदम सोना था, ठीक। अब उसके चलते क्या हुआ, राजा राम राव बख्श का नाम आ गया चर्चा में। राजा राम राव बख्श कौन थे, न्यूज अब आते हैं करंट पर। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मौजूद थे, सेनानी थे। इनके बारे में ये कहा जाता है इन्होंने अंग्रेजों की कई नावें डुबो दी थी, और नावें डुबो देने के बाद ही अंग्रेजों के द्वारा इनको वहीं पर फांसी दे दी जाती है, ठीक। अब ऐसे कई सारे, ऐसे समझ लो एक 57 के विद्रोह के जो हीरो थे, जिनके बारे में कहानियां नहीं पता होती हैं, छोटे छोटे जो कहानियां किंवदंतियां होकर रह जाती हैं, ठीक। तो इसी संदर्भ में एक नाम है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से आते हैं आपके राजा राव राम बख्श, जिनकी अश्वारोही प्रतिमा है, इसका आवरण किया गया है, ठीक। तो कहां पर अनावरण किया गया है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के थे ये, वहीं पर अनावरण किया गया है। इनकी कहानी इसलिए बताई ताकि ये नाम याद रहे। फिर गाजियाबाद में ही जो आपका हिंडन एयरबेस है, गाजियाबाद में ही मौजूद है हिंडन एयरबेस। इसी हिंडन एयरबेस पर ही आपका भारत ड्रोन शक्ति का प्रदर्शन किया गया। देखो भारत जो ड्रोन शक्ति है, इसके माध्यम से ड्रोन की ताकत के बारे में लोगों को परिचित कराया गया कि देखो कितना ताकतवर ड्रोन है अपने पास, और किस तरीके से ये ड्रोन का प्रयोग किया जा सकता है वहां पर जहां हमें कोई कार्रवाई करनी होती है। और कार्रवाई करने के संदर्भ में अनमैन्ड अगर कार्रवाई की जाएगी तो मानव की जान को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये बहुत शानदार हो सकता है किसी भी राष्ट्र की डिफेंस पावर के लिए। तो उसी डिफेंस पावर के चलते जो भारत में ड्रोन शक्ति हुआ, इसका प्रदर्शनी कहां पर हुई है, हिंडन एयरबेस में हुई है। और हिंडन में एयरबेस कहां पर है, गाजियाबाद में मौजूद है, ठीक।
फिर अगली न्यूज महत्वपूर्ण नहीं है, ये वाली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। देखो रोबोटिक प्रोसेस आरपीए लैब, ये आरपीए लैब पूछा जाएगा कहां, गोरखपुर में। देखो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है गोरखपुर और वाराणसी से संबंधित है, नहीं अगर आ रही एकदम नई नहीं है तो समझ जाओ भैया गोरखपुर होगी या वाराणसी होगी, ऐसे गेस कर सकते हो। रोबोटिक प्रोसेस जो ऑटोमेशन क्या होता है, ऑटोमेशन मतलब रोबोट को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दो कि जैसे आप जिस तरीके से आप इनपुट देते हो और आउटपुट ये सीख लेगा पूरा का पूरा रोबोट। तो इसी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन पर ही काम इस लैब में किया जाएगा। बेसिकली जो बहुत जटिल जटिल प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत जटिल जटिल गणनाएं होती हैं, वो रोबोट को दे दो, है ना। रोबोट को एक बार में आप क्या करो, इनपुट दो और उसके बाद वो कार्य करने लगेगा, तो मानव को यहाँ से छुट्टी मिलेगी, मानव और दूसरे कार्य कर सकता है, ठीक। तो इसी संदर्भ में ही रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन कार्य करता है और ये लैब इसी संदर्भ में काम करेगी। ये लैब कहां पर स्थापित की जा रही है, गोरखपुर में स्थापित की जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। फिर आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित जो हरित हाइड्रोजन, फिर आ गया ग्रीन हाइड्रोजन। अब ग्रीन हाइड्रोजन हम पहले ही इतनी चर्चा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश का लक्ष्य क्या है, 2028 तक भैया 1 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। वहीं पर भारत का लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य है 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना, ठीक। अब नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, देखो उत्तर प्रदेश में नंद बाबा कृषक समृद्धि योजना चल रही है कि नहीं चल रही है। और नंद बाबा कौन थे, कृष्ण भगवान के जो बाबा थे वो नंद बाबा थे। नंद बाबा के नाम पे इसलिए रखा गया है कि नंद बाबा 9 लाख से ज्यादा गाय रखते थे। अब इसी कारण नंद बाबा जो योजना है उसी के अंतर्गत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना चल रही है। इस नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में देखो मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। अब इसी दुग्ध उत्पादन में 25 जो दुधारू गाय हैं, ठीक समझना, यहाँ पर 25 दुधारू गाय में कुछ प्रमुख जो गाय हैं उनके उत्पादन पर कार्य होगा। उनमें जो है जैसे दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस रहेगा सरकार का। और सरकार के द्वारा यह बोला गया है जैसे जो व्यक्ति हैं 25 नस्लों का यदि वो स्थापित इकाइयां स्थापित करते हैं अपने यहाँ पर, तो उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। ऐसे प्रयास किए जाएंगे इस कृषक समृद्धि। और जब ये दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, चूंकि कृषक समुदाय, चूंकि जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जैसे ये कम्युनिटी, आप ये समझो जैसे ही कम्युनिटी का प्रोडक्शन होता है तो जो किसान है इससे जुड़ा हुआ वर्ग है उसकी आय भी बढ़ेगी, ठीक। इसीलिए किसान समृद्धि योजना बोला जाता है, नंदिनी किसान समृद्धि योजना। गायों से संबंधित दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, दुग्ध उत्पादन के साथ ही किसान वर्ग ही इससे जुड़ा होता है इस व्यवसाय से, तो उसकी आय में भी वृद्धि सीधी सीधी देखने को मिल जाएगी। फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर कानून बनता है। पीछे देखा होगा आपने टीजीटी पीजीटी वगैरह को लेकर के बहुत सारे फॉर्म पड़े हुए हैं, लेकिन उसको लेकर के उसकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया। इस संदर्भ में ही अभी सरकार ने बोला है देखो अब कानून बन गया, अब आयोग का गठन कर दिया गया है। आयोग जल्दी ही जो पुरानी भर्ती हैं पीछे रुकी हुई हैं उनको पहले क्लियर करेगा। इसका मुख्यालय कहां पर है, प्रयागराज में। देखो आयोग के द्वारा बोला गया कि अब जल्दी ही ये पुरानी जो भर्तियां थी सब पूरी की जाएंगी, उसके बाद कोई नई शिक्षक भर्ती निकाली जाएगी। ये स्टेटमेंट आया था स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, ध्यान रखना। उसी संदर्भ में ही यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा के लिए जो चयन आयोग है, रिक्रूटमेंट है, वो सारी भर्ती करने के लिए ही इस कमीशन का गठन किया गया है। मुख्यालय इसका प्रयागराज में बनाया गया है और क्या स्टेटमेंट था बता दिया गया। गांडीव फाई, अगली न्यूज क्या है भाई, गांडीव फाई। गांडीव क्या था, गांडीव अर्जुन का, महाभारत में अर्जुन का जो धनुष था वो गांडीव था। ऐसा कहा जाता है कि इनके तरकस से कभी भी बाण खत्म नहीं होते थे, ठीक। बहुत सारी कहानियां और भी हैं इनके धनुष को लेकर के, लेकिन यहाँ गांडीव फाइव क्या है, देखो यहाँ गांडीव फाइव जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखो इसका क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है। बेसिकली है क्या, संयुक्त अभ्यास किसका किसका है, जो अपने एनएसजी कमांडो होते हैं, एनएसजी कमांडो और उत्तर प्रदेश पुलिस, तो उत्तर प्रदेश पुलिस और एनएसजी कमांडो मिलकर के एंटी टेरर मॉक ड्रिल कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी ताज में जब ताज में टेरर अटैक हुआ था तो वहां पर देखा होगा एनएसजी कमांडो उतरते हैं और कैसे वो टेररिस्ट के अटैक को खत्म करते हैं, ठीक। वैसे ही पहले से यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा मौजूद है, साथ ही साथ सचिवालय भी अपना वहीं पर मौजूद है। तो इन क्षेत्रों को टेररिस्ट एक्टिविटी से सुरक्षित रखना है। आगे भविष्य में कोई अगर घटना ऐसी वारदात होती है तो कैसे वहां पर प्रक्रिया की जाएगी, है ना, क्या क्या प्रोसेस रहेगा पूरा का पूरा उसे खत्म करने के लिए, उस टेररिस्ट अटैक को। तो उसके लिए ही पहले एंटी टेरर मॉक ड्रिल की जाती है। एंटी टेरर मॉक ड्रिल कहां पर हो रही है, लखनऊ में हो रही है। कौन कौन, यहाँ पर एनएसजी कमांडो और उत्तर प्रदेश वहां की जो राज्य पुलिस है उसके सहयोग से, दोनों के सहयोग से ही यह गांडीव 5 जो है संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। क्लियर हो गया, न्यूज क्लियर हो गई, क्या है समझ में आ गया। चलो फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पर। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट की न्यूज थी जो इस मैगजीन में आपकी कवर की गई हैं सारी हमने कर ली अच्छे से। क्या क्या महत्वपूर्ण है वो भी समझ लिया, उसको थोड़ा सा जोड़ करके चीजों से समझाए ताकि आपको जो फैक्ट्स हैं वो आसानी से आप ग्रैस्प कर सको, ठीक। चलो फिर यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना बढ़िया से और शेयर करना दोस्तों के बीच में। धन्यवाद।